अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है एवरीडे यूज़। ये एलिस वॉकर की कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ थी, इन लव एंड ट्रबल, उसमें से था ये। एवरीडे यूज़ में सबसे पहले तो मैं करैक्टर्स की बात करूँगी कि इसमें मेन 3 करैक्टर्स थे। मिसिस जॉनसन जो कि प्रोटैगनिस्ट थी, यानी कि नरेटर, एक मिडल एज लेडी, और जिसको मामा का वर्ड यूज़ किया गया है जिसके लिए। उसके अलावा उसकी 2 बेटियाँ थी, एक थी डी जो कि एल्डर डॉटर थी, और एक थी मैगी जो कि यंगर डॉटर थी। और इस स्टोरी के बारे में बात करने से पहले मैं ये कहूँगी उस वक्त, मतलब इसकी जो सेटिंग है, इसका जो मेन पर्पज़ है, जो राइटर का पर्पज़ है इस स्टोरी को लिखने का, वो ये है कि उस वक्त में अमेरिका में ये एक ब्लैक मुस्लिम मूवमेंट चल रही थी, जिसमें कि वो राइट्स के लिए अमेरिका में जो कि ब्लैक पीपल थे उनके राइट्स के लिए वहाँ पर मूवमेंट चल रही थी। तो ये स्टोरी भी कुछ उससे रिलेटेड ही है। इस स्टोरी में जो बेसिक थीम्स हैं उनकी बात की जाए तो इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट थीम है स्ट्रगल बिटवीन ऑपोजिट फोर्सेस, विजडम एंड इंटेलिजेंस। ये जो दोनों सिस्टर्स थी, डी एंड मैगी, इनके दरमियान विजडम इज़ समथिंग दैट वी बोरो और डैट वी पिक अप विद सम अलॉन्ग द टाइम, यानी कि हमें खुद से मिल जाता है। इंटेलिजेंस समथिंग वी लर्न फ्रॉम बुक्स और स्कूल। तो मैगी जो थी ना, वो एक वाइस करेक्टर थी, और शी नोज़ हाउ टू डू इम्पोर्टेंट टास्क, और शी नो हाउ टू डू थिंग्स विद हैंड्स। तो उसमें विजडम था। और डी जो थी वो टोटली डिफरेंट थी इससे, और ये इंटेलिजेंट थी, और इसका कल्चरल इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर, और वेल रेड थी, और टोटली डिफरेंट थी ये अपनी सिस्टर से। सो स्ट्रगल है बिटवीन अपोजिट फोर्सेस। उसके अलावा एवरीडे यूज़ वर्सेस मेमोरलाइजिंग। अगर हम सोचें, इस स्टोरी में क्विल्ट्स का जिक्र किया गया है जो कि उसकी ग्रैंड माँ ने बनाए थे। तो इसमें इसके दो तरीके हो सकते हैं कि आप एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को किस तरह से रख सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि यू कैन पुट देम टू एवरीडे यूज़, और जैसे कि मैगी कह रही थी। दूसरा तरीका ये है कि फ्रेमिंग देम एंड पुटिंग देम ऑन द वॉल, नेवर टू बी यूज्ड अगेन बट टू बी रिमेन्ड फॉर एवर। ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं। सो ये एवरीडे और मेमोरलाइजिंग 2 तरीके से हम अपनी जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। और इस स्टोरी में जो है ना, इस स्टोरी में ज़्यादा स्टोरी जो थी ना वो मदर की माइंड में थी, यानी कि वो शी वॉज सिटिंग ऑन द पोर्च वेटिंग फॉर हर डॉटर, और सब कुछ उसके बारे में सोची थी। तो ये ना फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में है। और इस वजह से इस स्टोरी की जो उसके अलावा इसमें जो थीम है वो है हेरिटेज जो है ना, बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन हेरिटेज के बारे में है। ये 2 वेज़ हैं जिसमें करेक्टर्स जो है ना वो अप्रिशिएट करें अपने हेरिटेज को। एक है मैगी और मामा जो कि एक ओल्ड घर में रह रही हैं और अपनी ओल्ड आइटम्स को यूज़ करके, जो कि उनकी ग्रैंड माँ ने, मदर ने, ग्रेट ग्रैंड मदर ने बनाया है, और इन डैट वे दे प्रिजर्व देयर हेरिटेज एंड कीपिंग इट इन यूजेज। और डी जो है ना, शी वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट द हेरिटेज इन डिफरेंट वे। शी ट्रीट्स द पास्ट लाइक इट इज़ द पास्ट एंड अप्रिशिएट इट लाइक क्विल्ट। तो दोनों का बोथ करेक्टर्स हैव डिफरेंट व्यू अबाउट द हेरिटेज। उसके अलावा इसमें जो है सेल्फ अवेयरनेस है। अब मैगी जो है वो शी अंडरस्टैंड्स हर सेल्फ, शी अंडरस्टैंड्स वट द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर हर, एंड शी डज़ नॉट रिग्रेट, शी डज़ नॉट एंग्री अबाउट इट, शी एक्सेप्ट हर सेल्फ। लेकिन जो डी है वो बिल्कुल अपोजिट है, और बोथ हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़। डी इज़ प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग शी इज़ नॉट, और शी इज़ नॉट सेल्फ अवेयर, वो जस्ट शो ऑफ कर रही है। उसके अलावा जो है इसमें इसके अलावा इसमें जो थीम है वो है रेस रिलेशंस। डी और मैगी और मदर, उनके डिफरेंट रिस्पॉन्स हैं टू द फैक्ट दैट टाइम दे आर रेशियल आउटसाइडर्स। सोसाइटी में उनको आउटसाइडर समझा जा रहा है, लेकिन उन सब के डिफरेंट व्यूज़ हैं और डिफरेंट ओपिनियंस हैं और डिफरेंट रिस्पॉन्स हैं इस आइडिया के अगेंस्ट। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और अपने सिविल राइट्स के लिए। उसके अलावा इसमें एक और थीम है, और वो है आर्ट एंड स्टाइल।
आर्ट एंड स्टाइल बेसिकली जो है ना, आर्ट का एक आर्ट जो है वो ट्रिमेंडस पार्ट है हमारे कल्चर का। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अवर आइडेंटिटी। सो इसमें क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि क्विल्ट था, उसके बहुत ज़्यादा उसके बारे में बताया गया है। तो ये एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी को फ्रेम करते हैं, ये वाले जो आर्ट्स होते हैं और जो स्टाइल होता है ये। सो बेसिकली आर्ट जो हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हु वी आर और हु वी यूज़ टू बी। सो इसमें आर्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में भी लिखा गया। हिपोक्रेसी जो थी वो डी की है, क्योंकि शी डजंट वांट टू बी विद हर पास्ट। वो अपने आप को जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो दुनिया के सामने दिखाना चाहती है, उसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। शी एक्चुअली चेंजेस हर नेम, उसने अपना नेम तक चेंज कर लिया था जस्ट बिकॉज कि वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो एक अफ्रीकन अमेरिकन है। सो इसमें जो है ना वो डिफरेंट है, हिपोक्रेसी उसकी दिखाई गई है डी की। उसके अलावा इंडिविजुअल रिलेशन टू कल्चर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि रिलेशन कल्चर से जो है ना वो डिफरेंट है। करेक्टर्स का मामा और मैगी का डिफरेंट है अपने कल्चर से रिलेशन। वो उन आइटम्स को जो है ना वो अच्छे से यूज़ करना चाहती हैं अपने आप की जितनी उनके पास, जैसे कि क्विल्ट था, उनका घर था। और दूसरी तरफ डी है, उसका रिलेशन कल्चर के साथ डिफरेंट है। वो उसको एज सेलिब्रेट करना चाहती है एज अ पास थिंग, और उसको जस्ट फ्रेम करके तो दीवार पे लगाना चाहती है। तो सब बोथ करेक्टर्स हैव डिफरेंट रिलेशन टू देयर कल्चर। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो डी अपनी आइडेंटिटी से भाग रही है। शी डजंट वांट टू लिव विद द ट्रूथ दैट शी इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन और शी डजंट हैव एनी राइट्स। वो बल्कि अपने आप को वो शो ऑफ कर रही है और वो अपने आप को वो दिखा रही है जो कि वो है भी नहीं है। लेकिन मैगी और मामा अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं, अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर रही हैं और अपने कल्चर के साथ वो कल्चर को एक्सेप्ट भी कर रही हैं, उसको इन यूजेज भी लाया हुआ है और वो उस पर प्राउड भी हैं। अगर हम इसमें देखें कि इसमें सिंबल्स कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहला सिंबल जो है वो तो है डी का। सो डी किस चीज़ का सिंबल है? डी सिंबल है सक्सेस का, अकम्पनीड बाय द लैक ऑफ रिमेम्बरेंस एंड केयर फॉर देयर इंसेस्ट्रल हिस्ट्री। यानी कि उसको अपनी हिस्ट्री की कोई केयर नहीं है, वो उसके बारे में उसकी कोई फिक्र नहीं है, उसको कुछ भी अपने कल्चर के बारे में याद नहीं है, पास्ट के बारे में याद नहीं है, लेकिन वो सिंबल ऑफ सक्सेस है। और उसका जो कनेक्शन है पास्ट के साथ वो बहुत जो है ना वो पुअर है, ठीक है। और जो मैगी है वो सिंबल है रिस्पेक्ट का और पैशन का फॉर द पास्ट, यानी उसको पास्ट के साथ उसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो लगाव है। वॉकर ने इसमें इम्पॉर्टेंस दिखाई हुई है फैमिली की और कल्चरल हेरिटेज की। यानी कि एक जो मटेरियलिस्टिक डॉटर है यानी कि डी है, वो अपनी मदर के घर आई है, ठीक है। स्टोरी असल में ये है कि वो अपनी मदर के घर आई है डी, और उसकी मदर बहुत हैप्पी है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी, लेकिन उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा जो है ना वो एरोगेंट हो चुका था। और राइटर यही दिखाना चाह रहा है कि डिफरेंट पीपल्स का जो है ना अपने कल्चर के लिए जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है, रिलेशन डिफरेंट है। सो वो यही शो कर रहा है यहाँ पर। जो डी है उसने अपना नाम जो है वैगरो तक रख लिया था। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए उसका वो लैक ऑफ रिस्पेक्ट था उसका फॉर हर हेरिटेज और फॉर हर कल्चर, और इस वजह से एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो टोटली डिस्कनेक्ट हो गई थी फ्रॉम हर फैमिली, जिसको उन्होंने सिम्बॉलिकली शो किया है क्विल्ट्स के थ्रू के उसे क्विल्ट्स देने से मदर ने इनकार कर दिया था। और यू कैन से मदर ने अपनी फैमिली से बिल्कुल ही निकाल दिया था। क्विल्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल हैं, जो कि ग्रैंड माँ डी ने बनाए थे अपने हाथों से, और उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा, ये सिंबल है उनके कल्चर का, जिसको कि डी जो है वो अलग तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती है, लेकिन मैगी जो है वो अलग तरीके से। सो क्विल्ट्स एक सिंपल क्विल्ट्स नहीं है, बल्कि वो एक सिंबल है। हाउस, उनका जो हाउस था वो भी बहुत ज़्यादा जो था ना वो उनके कल्चर को शो कर रहा था। लाइक वो भी उनके पुराना, बहुत पुराना सा घर था, सब चीज़ें बहुत पुरानी पुरानी पड़ी थी वहाँ पर, तो वो भी उनके कल्चर को ही शो करता है। उसके अलावा नेम, जो उनके नेम है वो भी, जो डी है वो अपना नेम चेंज करना चाहती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि जो इसका नेम है वो उसको इसके फैमिली के स्लेव ओनर ने दिया था, तो वो नहीं चाहती, वो चाहती थी कि वो डिफरेंट नेम रखे। उसने अपना नेम चेंज भी कर लिया हुआ था। और क्यों? क्योंकि वो शी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू गोइंग अवे फ्रॉम हर रूट्स बाय चेंजिंग हर नेम। सो वो, लेकिन बाकी जो हैं उन्होंने अपना जो मतलब मैगी थी उसने अपना वो अपने कल्चर को एक्सेप्ट कर रही थी,
और लेकिन डी चाहती थी कि जस्ट फ्रेम इट यानी कल्चरल थिंग्स को एंड जस्ट एक्ट लाइक इट इज़ फिनिश्ड। सो दोनों में फ़र्क था। स्टोरी के स्टार्ट में मामा जो है वो ट्राई करने की कोशिश कर रही थी कि वो डी अपनी बेटी को यानी कहीं इम्प्रेस कर सके। उसने सारा घर साफ़ किया, सब कुछ किया, उसका इंतज़ार किया और सोचा कि वो उसके साथ बैठेगी, बातें करेगी, टीवी शो देखेगी। बट इन द एंड शी रियलाइजेस, उसको ये रियलाइज़ हो गया था कि जो ये उसकी बेटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एरोगेंट हो चुकी है एंड शी डजंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर हर कल्चर, फॉर हर वैल्यूज़। सो उसके वो उसको जो है ना वो अपनी फैमिली से बिल्कुल आउट कर देती है और उसके बारे में उसको ये इम्पोर्टेंस पहले तो बताने की कोशिश करती है कि कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर पास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी प्रेशियस। बट वो नहीं सोचती, इस बात को मानती, तो वो एट द एंड उसको अपनी फैमिली से और कुल दोनों कह सकते हैं कि उसको अपनी फैमिली से भी जो है ना वो डिस्कनेक्ट कर देती है। सो ये टोटल स्टोरी थी जो कि जिसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है और सिंबल्स भी बहुत सारे इसमें यूज़ किए गए हैं। लेकिन स्टोरी में मेन चीज़ यही है कि एक ह्यूमन का अपने कल्चर से, अपने पास्ट से, अपने आर्ट से, अपनी हेरिटेज से क्या रिलेशन है और वो किस तरह से, और डिफरेंट टू जो है ना वो करेक्टर्स के थ्रू उन्होंने टू डिफरेंट ह्यूमंस का रिलेशन दिखाया है विद देयर हेरिटेज, विद देयर आर्ट, विद देयर कल्चर, विद देयर रेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सिम्बॉलिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा इसका जो मेन है वो पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस टाइम ये पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको लिखा गया था। आई होप सो आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।